हाँ, तो आइए दोस्तों, आज मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स न्यूमेटिक्स का अध्ययन करेंगे, जिससे बच्चों के पास कुछ ऐसी सुविधाएं मिल जाए, कुछ ऐसे क्वेश्चन, कुछ ऐसी बातें मिल जाए जिससे कि अपनी आगे की तैयारी कर सके। सबसे पहले इसके इतिहास के हम संक्षिप्त विवरण देंगे कि हाइड्रोलिक्स वास्तव में है क्या। हाइड्रोलिक्स पानी और पाइप दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। शुरुआती दौर में सिर्फ पानी पे अध्ययन किया जाता था हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग में, लेकिन जब इसको पाइप के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जब प्रयोग करने लग गया, तो हाइड्रोलिक्स का नाम बदल हो गया फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या हो गया? फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया। तो ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ पानी और पाइप दो चीज हैं। जब पाइप टूट जाएगा तो फ्लूइड मैकेनिक्स, सिर्फ पानी पर अध्ययन करेंगे तो हाइड्रोलिक्स। लेकिन हम भले ही हाइड्रोलिक्स का अध्ययन करेंगे, लेकिन दोनों को हम देखेंगे, पानी और पाइप का। वास्तव में हाइड्रोलिक्स है क्या? जिस विषय के अंतर्गत किसी भी द्रव का या किसी भी तरल का उसके गुणों के और उसके कार्यों के अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिक्स बोलेंगे। तो हाइड्रोलिक्स में शायद सी बात है कि द्रव और तरल का आ रहा है। द्रव और तरल, हम जानते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो तीन अवस्थाओं में एक द्रव भी अवस्था है। द्रव अवस्था में दो तरह के द्रव होते हैं। एक होता है द्रव पदार्थ को बहने के आधार पर जब डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बहने का मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक को जाए, उसके अध्ययन किया गया बहने के आधार पर। अब द्रव की परिभाषा आप लोग जानते हैं, अब उतना डीपली पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको सिलेबस से सिर्फ रूबरू कराना है। बहने के आधार पर ठोस और तरल कहा गया। ठोस और तरल, द्रव नहीं कहा गया। आकृति आकार के आधार पर तो द्रव और ठोस कहा गया, उसके आकार के आधार पर, उसके आकृति के आधार पर ठोस द्रव गैस कहा गया। लेकिन बहने के आधार पर सिर्फ ठोस और तरल कहा गया। ठोस तो नहीं बह सकता है, जो बह नहीं पाए उसको ठोस कहेंगे, और जो बह जाए उसको तरल कहते हैं। तो तरल में दो चीजें होंगी, एक होगा द्रव भी और एक होगा गैस, क्योंकि गैस भी बहता है और द्रव भी बहता है। तो पूरी इस किताब में जब हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स दोनों दे दिया, तो इसका मतलब हम द्रव पर भी और गैस पर भी, इसको बोलते हैं द्रवीय इंजीनियरिंग, इसको बोलते हैं वायवीय इंजीनियरिंग। अभी आगे कैसे इसको खंडित किया गया है, तरल इंजीनियरिंग को, फ्लूइड मैकेनिक्स को, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो द्रव और गैस दोनों जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं, दोनों बहती हैं, अतः दोनों के सम्मेलन को क्या बोलेंगे? तरल बोलेंगे। गैस भी है, वाष्प भी है। थर्मोडायनामिक्स में वाष्प क्या है, ये मैंने बताया है। द्रव और गैस दोनों मिलकर तरल बने। अब तरल का भी वर्गीकरण किया गया, तरल का भी वर्गीकरण किया। मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, इसकी परिभाषाएं इसकी सब किताबों से आप अध्ययन करेंगे। अभी आप किताबों से अध्ययन करेंगे, जब उस तरह की स्थिति आएंगी तो पूरी डीपली बताने की कोशिश करूंगा मैं, ये कैसे द्रव है, कैसे गैस है, एक एक छोटी छोटी चीजों पर विवेचना की जाएगी। लेकिन अभी किताब का भी अध्ययन लीजिए, कुछ सहारा लीजिए उसका भी, और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, कि आप उसको, इस समय सिचुएशन ऐसी है कि सिर्फ हमको एग्जाम की तैयारी करना है।
जिस सेक्टर में हैं आप, उस सेक्टर पे आप वो करिए। अगर आप बहुत डीपली पढ़ना चाहते हैं उसकी व्यवस्था होंगी। तरल का भी वर्गीकरण किया गया है। बस बातों को समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, किताबों का अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। मैं क्या लिख रहा हूँ क्या नहीं लिख रहा हूँ इसके बारे में आप लोग मत सोचा कीजिए। तरल का वर्गीकरण, तरल भी दो टाइप का होता है, वही द्रव और गैस जो मैंने यहाँ पे बताया। अब दूसरा वर्गीकरण होता है कि ये व्यवहार के आधार पर, इसका व्यवहार क्या है, व्यवहार के आधार पर जब इसका वर्गीकरण किया गया तो इसमें दो है, एक आदर्श है और एक व्यवहारिक। आदर्श और व्यवहारिक। आदर्श किसे कहते हैं और व्यवहारिक किसे कहते हैं? तो बस सिंपल बारी बात आप ध्यान रखिए कि जिस तरल को हम दबा सकें, जिस तरल को हम दबा सकें उसको क्या बोलेंगे? आदर्श। सॉरी, नहीं दबाया जा सकता उसको बोलते हैं आदर्श तरल। और जिसको हम दबा दें, उसके दबाने के बाद उसके अणु अपना स्थान को छोड़कर दूसरी जगह चले जाएं, उसको क्या बोलते हैं? व्यवहारिक तरल बोलते हैं। अब इतना करने के बाद अब तरल पदार्थों के अध्ययन की सुविधा के लिए इसको दो भागों में बांटा गया। कौन कौन? जैसे अब तरल का मतलब गैस और द्रव जानते हैं, उसी तरह इसको दो तरह में बांट दिया गया अध्ययन की सुविधा से। हमको अध्ययन करना है। पहला हो जाएगा गैस मैकेनिक्स, गैस मैकेनिक्स, और दूसरा हो जाएगा हाइड्रो मैकेनिक्स, हाइड्रो मैकेनिक्स। और ये क्या है? फ्लूइड मैकेनिक्स। आधुनिक युग में फ्लूइड मैकेनिक्स बोलेंगे। कारण क्या है कि इसमें पानी और पाइप दोनों आ गए। जब तक पानी था तब तक हाइड्रोलिक्स था, पानी और पाइप दोनों आ गए तो फ्लूइड मैकेनिक्स की संज्ञा दी जाएगी। अब ये भी इसमें गैस के गुणों का अध्ययन, गैस के व्यवहारों का अध्ययन, गैस के कार्यों का अध्ययन करेंगे, वो गैस मैकेनिक्स कहलाएगा। द्रव के कार्यों का अध्ययन, द्रव के गुणों का अध्ययन, द्रव के व्यवहारों का अध्ययन करेंगे, वो हाइड्रो मैकेनिक्स कहलाएगा। अब क्यों कर रहे हैं हम गैस का और हाइड्रो का प्रयोग, ये तो बहुत जानना जरूरी है। कर रहे हैं कि हम इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, और इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जिस क्षेत्र में हम किसी भी वस्तु का निर्माण, प्रयोग का अध्ययन करते हैं, उसको हम इंजीनियरिंग कहते हैं। तो हम गैस से हाइड्रो, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो प्रकृति में बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है, तो क्यों न इसका हम प्रयोग करके मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। अतः इसको अध्ययन किया गया, निष्कर्ष निकाला गया, क्या प्रयोग किया जा सकता है। तो बस आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बस यही इसकी फैक्ट है। अब गैसिकी में गैस का, हाइड्रो द्रव का अध्ययन करेंगे। अब इसके भी टाइप हैं, द्रव स्थितिकी, द्रव गतिकी। स्थिर अवस्था में करें द्रव को तो द्रव स्थितिकी, गतिशील अवस्था में करें तो डायनामिक हाइड्रोस्टैटिक्स बोलेंगे, हाइड्रोडायनामिक्स बोलेंगे, हाइड्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। द्रव शुद्ध गतिकी में हाइड्रोकिनेमेटिक्स बोलेंगे। तो आप प्रयोग अपना देख लीजिएगा किताबों से, मैं छोटी छोटी बातें आपको समझा कर आगे बढ़ रहा हूं। अब आप आ जाएंगे, द्रव इंजीनियरिंग क्या है मैंने बता ही दिया। अब इसका इतिहास है। इतिहास को कुछ जानने की उतना जरूरत नहीं है। सिलेबस की बातें करें तो इसमें से क्वेश्चन बनेगा कि तरल किसे कहते हैं, उसका वर्गीकरण कीजिए। तो दो आधार आप मानिएगा तरल का। पहला आधार क्या है? तरल का प्रथम वर्गीकरण है संपीड्यता के आधार पर, द्रव, गैस और वाष्प। और द्वितीय वर्गीकरण है व्यवहार के आधार पर, आदर्श तरल और व्यवहारिक तरल। ये क्वेश्चन बन सकते हैं।
तो आप इस पहला चैप्टर में ये सब चीजें मिलेंगी। थोड़ा इतिहास में बता दे रहा हूँ। ये 3000 वर्ष पहले मिस्र में बेबीलोनिया में सिंचाई हेतु छोटी छोटी नहरें बनाई गई। मिस्र में, यूरोप में मिस्र पड़ेगा, यहाँ बेबीलोनिया में सिंचाई की छोटी छोटी नहरें बनाई गई। अब इसमें बहुत नील डेल्टा, लाल सागर, ये सब आपको बहुत अंदर जाने की वाली चीजें हैं। तो बस इतना जान देखिए कि उस मिस्र में इसकी खोज हुई थी, द्रव इंजीनियरिंग की, और धीरे धीरे साइंटिस्ट आए, अपना अपना मत दिए, उपयोगिता बढ़ती गई, आवश्यकताएं बढ़ती गई, लोगों ने आविष्कार करते रहे। जिस तरह इस समय आवश्यकता है कोरोना की दवा की, लोग रिसर्च कर रहे हैं। एक दिन आवश्यकता जो होगी उसका हम, जिस चीज की आवश्यकता है उसको हम पूर्ति भी कर लेंगे। तो आविष्कार करना पड़ेगा इस आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। फिर ये मेडिकल क्षेत्र से रिलेटेड है, तो इसका अध्ययन मेडिकल वाले करने लेंगे। आज हमारे जल की आवश्यकता थी, कैसे हम मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करें, तो इस पे इंजीनियरिंग क्षेत्र में ला दिया गया। इस सब्जेक्ट को आप लोग पढ़िए, बहुत मन से पढ़िए। इस चैप्टर को किताबों से अध्ययन करिए। जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और जो भी वो जानते हैं आप हमको, हम तो पर्टिकुलर इस संस्था के लिए पढ़ा रहा हूँ, जो लड़के जुड़े हूँ। जब मैं बृहद क्षेत्र में सभी के लिए उपयोग करने लगूंगा तब इस पे वीडियो आपको अच्छी तरह से मिलेंगी। लेकिन इस समय मेन पर्पज मेरा ये है कि संस्था में जो भी सब्जेक्ट हैं, जो भी उसमें पढ़ाई है, जो भी सिलेबस है, उसको पढ़ाना। इसमें एक निश्चित क्षेत्र है, खासकर जो डिप्लोमा में लड़के पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं वही इसको पढ़ेंगे, देखेंगे। अन्यथा बृहद क्षेत्र में जिस दिन हमको पढ़ाना होगा उस दिन मैं उस तरह के वीडियो डालूंगा जिससे सामान्य जानकारी, सामान्य अध्ययन, जो कुछ भी हो वो मिलता रहे आपको। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप खत्म करिए। जो परेशानी है उसको बताइए कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही थी, तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। कल मैं इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है द्रव स्थितिकी, एक द्रव स्थितिकी चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर इस चैप्टर में जितने भी शब्द हैं, अगर उनके आपने अर्थ जान लिए, उसके मतलब समझ लिए, तो हाइड्रोलिक्स आपके लिए आसान हो जाएगी। तो ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट चैप्टर में 12-13 द्रव के ऐसे गुण हैं जिनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, और जब एक्सप्लेन करूंगा तो उसको आप समझने की कोशिश करिएगा, और समझने के उपरांत जो चीजें न समझ में आए फिर हमको आप बताइएगा। जब तक सेकंड चैप्टर के जो भी द्रव के गुण है अगर वो आपको समझ में नहीं आए, हाइड्रोलिक्स नहीं है। तो बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है ये। सबसे बड़ी बात टिपिकल इसलिए है क्योंकि पानी स्थिर अवस्था में तो रहेगा ही, अगर हम उसको चाहें बहाना तो बह भी जाएगा। तो जब बहते हुए द्रव का अध्ययन करेंगे तो थोड़ा टिपिकल लगेगा, बहुत मुश्किलें होती हैं। तो उसके अंदर उसके गुणों को देखा जाता है कि किस गुण के कारण ये बह रहा है, किस गुण के कारण रुक नहीं रहा है, किस गुण के कारण ये उछल रहा है। बहुत सी ऐसी समस्याएं आएंगी जब पाइप के माध्यम से, नाली के माध्यम से जब हम उसमें एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, बहेगा, फ्लो करेगा। तो इस चैप्टर को समझना जरूरी है। लेकिन इसके पहले ये आप जानिए तरल क्या है, द्रव क्या है, वाष्प क्या है, गैस क्या है, कितने प्रकार हैं, क्या इसका इतिहास, कितने टाइप की इंजीनियरिंग इसमें, ये सब जानकारी रखिए। उसके बाद मैं इसमें द्रव स्थिति की एक टॉपिक आएगी, उसके अंदर जितने भी द्रव के गुण होंगे उसका मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धीरे धीरे हमारी भी सोशल मीडिया पर मान्यताएं बढ़ती रहें। धन्यवाद।